गुड इवनिंग, वेलकम बैक गाइस। हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं और वो शायद पॉलिटी से रिलेटेड थे। अब आगे के जो कुछ चैप्टर आएँगे वो इकोनॉमी से रिलेट करते हुए आएँगे और उन्हें हमें थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो वर्ष 1999 में सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का आपस में विलय करके एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया। ठीक है? और इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा कि सरकार के संकल्प के माध्यम से सृजित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग तथा एक स्वायत्त संस्थान भी है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित पारित कर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। मतलब ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है? और फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देख लेते हैं। वर्ष 2005 में पारित एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया। एनएससी की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रंगराजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद की गई 2001 में, जिसने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की थी। अब एनएससी में संरचना क्या है कि इसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष होता है और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं जो विभिन्न सांख्यिकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त नीति आयोग के सीईओ इस आयोग के अवैतनिक सदस्य होते हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकी विद ही इस आयोग के सचिव होते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देखते हैं तो एनएसओ। ठीक है? यह एक संबद्ध कार्यालय है जो देश भर में सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानकों का निर्धारण करता है। हो सकता है क्रोनोलॉजी सेम ऐसे क्वेश्चन दे सकती है कि क्या-क्या इसके अंतर्गत आता है। ठीक है? तो ये राष्ट्रीय आंकड़ों का संकलन करता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है, शहरी, ग्रामीण, कंबाइंड और मानव विकास आंकड़े, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिंग आधारित आंकड़े भी सन्निहित हैं, से जुड़े क्रियाकलाप भी जो है इस कार्यालय के जिम्मे है। ठीक है? अब परियोजना निगरानी समूह, ये तो शायद कुछ काम का है नहीं। अवसंरचना कार्य निष्पादन की निगरानी, तो अवसंरचना कार्य निष्पादन की मासिक रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस के माध्यम से नियमित रूप से जानकारी दी जाती है। ठीक है? पर्यावरण की निगरानी, तो इसमें अभी तो आगे देखते हैं। इसमें सतत विकास लक्ष्य। ठीक है? तो सहस्त्राब्द विकास लक्ष्यों एमडीजी की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में अपने 17वें सत्र में ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, ठीक है, ये रिपोर्ट याद कर लीजिएगा, एमडीजी से रिलेट करती हुई, जहाँ पे एसडीजी आया, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा नामक दस्तावेज लागू किया, जिसमें 2015-2030 की अवधि के लिए 17 सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य और संबंधित 169 लक्ष्य शामिल थे। नीति आयोग राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य से जुड़े सभी प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल संस्था है। ठीक है? अब देखते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। यूपीएससी ने 2020 में इस पे क्वेश्चन पूछा था। तो 1993 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों, पात्र क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। ठीक है? इसकी विशेषताएं क्या हैं? स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण, समाज के किसी भी वर्ग तक पहुंच और उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड़ रुपए की वार्षिक पात्रता वाली इस योजना के तहत सांसदों की भूमिका कार्यों की अनुशंसा करने तक ही सीमित है। ठीक है? मतलब वो सिर्फ अपने कार्य की अनुशंसा कर सकते हैं, आगे का काम कौन करेगा ये देख लेते हैं। ठीक है? तो आगे का काम मतलब उस समयावधि के भीतर अनुशंसित कार्यों को मंजूरी देना, निष्पादित करना और पूरा करना, ये किसका काम होगा? जिला प्राधिकरण का। एमपीएलएडी, ठीक है, दिशा निर्देशों में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन संसद सदस्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने, अचल संपदाओं की मरम्मत और जीर्णोद्धार तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यों की सिफारिश भी कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। अब ये चैप्टर यहीं तक था। अब आगे हम वित्त वाला चैप्टर देखें। ये इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, वो आज देख लेते हैं। तो आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग सरकार की नोडल एजेंसी है जो देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं का निरूपण और निगरानी करती है। केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे संसद के सामने प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रपति शासन वाली राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बजट तैयार करने का दायित्व भी आर्थिक मामलों के विभाग का है। ठीक है? अब आगे देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत हमारे संविधान में दिया है कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय अथवा प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक है? वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की आय एवं भुगतान को 3 भागों में दिखाता है। 3 खाते होते हैं जो हमें पता होगा, समेकित कोष, आकस्मिक कोष और लोक खाता। ठीक है? अब इसमें क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी प्रकार का राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण, उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से हुई प्राप्तियां समेकित कोष कहलाती हैं। सरकार का सभी प्रकार का व्यय समेकित कोष से ही होता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता। ऐसे अवसर आ सकते हैं जब सरकार को संसद की अनुमति के बगैर ही आपात एवं अप्रत्याशित व्यय करने पड़ते हैं। तो ऐसे व्यय के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में राष्ट्रपति के अधीन आकस्मिक कोष होता है। तो आकस्मिक कोष किसके अधीन होगा? राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है? ऐसे व्यय के लिए तथा इसके समतुल्य राशि का आहरण समेकित कोष से करने के लिए बाद में संसद से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। पहले निकालो लेकिन उसका बाद में संसद से अनुमोदन होगा और आकस्मिक कोष से खर्च हुई राशि की भरपाई कर दी जाती है। ठीक है? सरकार की समेकित कोष से संबंधित सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त कुछ अन्य निश्चित लेन देन सरकार के खातों में आते हैं। वो क्या है? जैसे सरकार बैंकर के समान काम करती है। उदाहरण के लिए भविष्य निधि कोष, लघु बचत संग्रह एवं अन्य जमा आदि से संबंधित लेन देन।
इस प्रकार धन को लोक खाते में रखा जाता है और संबंधित भुगतान भी वहीं से किए जाते हैं। इसलिए लोक खाते से भुगतानों के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके अलावा एक ये टर्म है कि विशिष्ट उद्देश्यों पर प्रस्तावित वास्तविक व्यय के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अनुदान मांगे देख लेते हैं। तो समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है और संसद में जिन पर मतदान होता है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के लिए एक अनुदान मांग रखी जाती है, किंतु बड़े मंत्रालयों एवं विभागों के लिए एक से अधिक मांगे रखी जाती हैं। ठीक है। और बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र के लिए अलग से मांग रखी जाती हैं। अब वित्त विधेयक देख लेते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद 110 1A की आवश्यकता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 117 भी वित्त विधेयक से रिलेट करता है, लेकिन उनके बीच में थोड़ा कॉमन डिफरेंस है, वो आप देख लीजिएगा। जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लागू करने, समाप्त करने, माफ करने, परिवर्तित करने तथा उनका नियमन करने का विवरण होता है। वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक होता है। ठीक है। फिर विनियोग विधेयक देख लेते हैं। तो अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान होने के बाद अनुमोदित राशि संचित निधि से निकालने के लिए संसद की मंजूरी मिल जाती है तथा समेकित कोष पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का आहरण करने हेतु विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद की अनुमति प्राप्त की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 114 उसका तीसरा पार्ट क्या कहता है कि संसद द्वारा कानून लागू किए बगैर समेकित कोष से किसी भी प्रकार की राशि नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है। अनुदान की अनुपूरक मांगे। यदि किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग के माध्यम से अधिकृत राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऐसी नई सेवा पर पूरक या अतिरिक्त व्यय के लिए आवश्यकता पड़ जाती है, मान लो कोई विशेष सेवा है उसके लिए या तो खर्चा कम पड़ जाए या कोई नई सेवा जो जरूरी हो जाए उस पर पैसे की जरूरत हो, तो उसके लिए जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार मतलब उसका बजट में प्रावधान नहीं था, तो उस वर्ष अनुदान प्रस्तावों के लिए पूरक मांग संसद के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है। अब राजस्व के सोर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 268 और 269 में क्या लिखा गया है कि शुल्कों एवं करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों एवं शुल्कों पर संबंधित अधिभार एवं संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से लागू किए गए उपकर के अतिरिक्त केंद्रीय सूची में दिए गए सभी प्रकार के करों को भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जाएगा एवं संग्रहित किया जाएगा। ठीक है। उससे केंद्र एवं राज्यों के मध्य उसी विधि से वितरित किया जाएगा जिस विधि का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। अब केंद्रीय कर राजस्व के मुख्य स्रोत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क, सेवा कर, कारपोरेट और आयकर हैं और गैर कर राजस्व में बड़े पैमाने पर ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, जुर्माना और विविध प्राप्तियां शामिल हैं। तो ये इसमें पूछ सकते हैं कि केंद्रीय कर राजस्व के जो ये मुख्य सोर्स क्या है या गैर कर राजस्व में क्या क्या आता है, इसके मिक्स करके पॉइंट दे सकते हैं कूट बना के। ठीक है। अब सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं। तो भारत के सार्वजनिक ऋण को केंद्र सरकार की देयताओं की 3 श्रेणियों आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताओं में विभाजित किया जाता है। भारत सरकार के आंतरिक ऋण में प्रमुख अंश निश्चित अवधि एवं निश्चित दर वाली सरकारी पत्रों, दिनांकित प्रतिभूतियां एवं सरकारी हुंडियां का होता है, जिनका निर्गम नीलामियों के माध्यम से किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने देखा होगा। इनमें बाजार ऋण, दिनांकित प्रतिभूतियां, सरकारी हुंडियां 91, 182 और 364 डेज यानी ट्रेजरी बिल और 14 दिन की अवधि वाली सरकारी हुंडियां केवल राज्य सरकारों के लिए निर्गम। ठीक है। ये पॉइंट देख लीजिए। नकदी प्रबंधन बिल, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की जाने वाली गैर विनिमय एवं गैर ब्याज वाली रुपयों की प्रतिभूतियां तथा बाजार स्थायित्व योजना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियां होती हैं। इसका उद्देश्य भौतिक सोने पर निर्भरता और आयात दोनों को कम करना है। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का सूचक होता है। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से सीधे ऋण नहीं लेती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। अब अन्य जो देयताएं हैं वो सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनमें सरकार की ब्याज प्रदान करने वाली अन्य बाध्यताएं होती हैं, जैसे डाकघर बचत जमा, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा, डाकघर नगद प्रमाण पत्र के माध्यम से लिए गए ऋण, भविष्य निधि एवं कुछ अन्य निश्चित जमा। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 20 और 21 के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबंधन करता है। उनके लिए बैंकर का काम करता है। ठीक है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के लिए भी संबंधित राज्य के सरकार की सहमति द्वारा समान कार्यों का दायित्व लेता है। अब सार्वजनिक ऋण देख लेते हैं। तो सार्वजनिक ऋण में क्या क्या शामिल है ये इसमें लिखा है कि आंतरिक ऋण में देश के अंदर लिए गए उधार जैसे बाजार ऋण, क्षतिपूर्ति, अन्य बांड, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य पक्षों के वित्त पोषण के लिए जारी ट्रेजरी बिल एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी नॉन निगोशिएबल ब्याज रहित रुपए की प्रतिभूतियां। अब बाह्य ऋण में क्या शामिल होता है? विदेशी राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों आदि से लिया गया ऋण। अन्य देयताओं में विभिन्न लघु बचत योजनाएं, भविष्य निधि, तेल विपणन कंपनियां, उर्वरक कंपनियों और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) को जारी प्रतिभूतियां, रिजर्व फंड और बचत और अन्य उत्पादों के प्रति देनदारियां शामिल होती हैं। ठीक है। ये इसमें कुछ है, ये क्या क्या शामिल है ये एक बार देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो आर्थिक विकास पे देखते हैं। तो NSO जारी करता है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा जारी करता है वो NSO जारी करता है। तो उसके अंतिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.2% रही, जो दूसरे अग्रिम अनुमानों के आधार पर प्रोजेक्ट की गई 7% की वृद्धि से अधिक है।
ठीक है। 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की गई वृद्धि पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक है। मतलब जो ओईसीडी करता है या जो विभिन्न रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं, वो अगर जो अनुमान लगाती हैं, उनके अपेक्षा भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रही, वो अधिक रही, ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत लचीलापन को दर्शाती है। औद्योगिक क्षेत्र में 2022-23 में 4.4% की वृद्धि हुई, जो 2021-22 में 11.6% की वृद्धि की तुलना में है। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें ग्रोथ हुई है। सेवा क्षेत्र में भी ग्रोथ हुई है, ठीक है। ऋण वृद्धि। बैंक क्रेडिट ने जुलाई 2023 में वर्ष दर वर्ष 19.7% की वृद्धि दर्ज की, जिसे गैर खाद्य क्रेडिट में वृद्धि से प्रेरित किया गया, ठीक है। कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए क्रेडिट वृद्धि जुलाई 2023 में 13.2% से बढ़कर पिछले साल 16.9% हो गई। डाटा है, इन पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इन डाटाओं को, जो भी डाटा दिए हैं, ठीक है, तो आपको फायदा देंगे। हो सकता है उसमें कंपैरिजन करा दें या कुछ भी करा दें, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब मध्यम और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट वृद्धि मध्यम रही है। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि किन क्षेत्रों में क्रेडिट वृद्धि जो है वो अच्छी रही है, तो वो उद्योग दिए हैं। हो सकता है ये एक टर्म देके वो पूछ ले, आजकल वैसे भी बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें 1 से लेके 7 तक मतलब ऑप्शन दिए फिर कूट बनाता है। तो देख लीजिए। उद्योग के भीतर खनन और खदानी, खाद्य प्रसंस्करण, पेय और तंबाकू, कपड़े, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद, कांच और कांच के सामान, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, बुनियादी धातु और धातु उत्पाद, इंजीनियरिंग वाहन, वाहन पार्ट और परिवहन उपकरण, रत्न और आभूषण, निर्माण और बुनियादी ढांचा उद्योगों में जुलाई 2023 में बैंक क्रेडिट में वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई। कहाँ-कहाँ वृद्धि देखी गई? ये सारे एरिया दिए थे, आप इन्हें जरूर से देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए बैंक क्रेडिट क्या होता है। बैंक और वित्तीय संस्थान उन फंडों से धन कमाते हैं जिन्हें वे अपने क्लाइंट को उधारी देते हैं। क्लाइंट से आने वाले ये फंड उनके चेकिंग और बचत खातों में जमा होते हैं या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जैसे कुछ खास इन्वेस्टमेंट व्हीकल में निवेश करते हैं। सेवाओं का उपयोग करने के बदले बैंक ग्राहकों को उनकी जमाओं पर ब्याज की कुछ मात्रा देते हैं। यही धन दूसरों को उधारी पर दे दिया जाता है और इसे बैंक क्रेडिट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप जाते हैं बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, तो बैंक क्या करता है कि आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट रेट देता है और उस बैंक को मतलब उस पैसे को उधार पे वो मार्केट में चलाता है, लोगों को देता है, जिससे वो अपना लाभ कमाता है। तो ये हो गया बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन क्या रहा है, ये आप आर्थिक समीक्षा में देखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जलवायु वित्त। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों के 15वें सम्मेलन COP 15 में विकसित देशों ने विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020 तक संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई। लेकिन जब COP 21 हुआ तो ये जो लक्ष्य था वो 2025 हो गया, ठीक है। 2025 तक लक्ष्य को बढ़ा दिया गया। कहाँ? COP 21 में, जो पेरिस में हुई थी। स्थिरता प्रकटीकरण, सावरेन ग्रीन बॉन्ड। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में सावरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और सावरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने से भारत सरकार को अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में जुटे हुए संभावित निवेशकों से अपेक्षित वित्त जुटाने में मदद मिलेगी। उससे क्या लाभ होंगे ये देख लीजिए। भुगतान संतुलन। 2022-23 में चालू खाते के शेष में सकल घरेलू उत्पाद का 2.0% घाटा दर्ज किया गया, जबकि 2021-22 में 1.2% घटा हुआ, क्योंकि इस अवधि के दौरान व्यापार घाटा एक वर्ष पूर्व की 189.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 265.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, ठीक है। और वित्तीय स्थिरता। सरकार ने बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन डिपॉजिटरी रसीद को प्रतिभूतियां घोषित की हैं। फिर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद EGR को भी प्रतिभूतियां घोषित किया है। अब कौन कौन सी प्रतिभूतियां हैं ये करके अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये देख लीजिए क्या मतलब कौन कौन सी प्रतिभूतियां हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद भी प्रतिभूतियां हो गई है और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद भी। सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के तहत शून्य कूपन शून्य मूल्य उपकरण को भी प्रतिभूतियां घोषित किया है। अब भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। वर्ष 2015 में गिफ्ट सिटी में भारत का पहला IFSC शुरू किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? अपने लागत प्रतिस्पर्धी लाभ, सर्वोत्तम श्रेणी के नियमों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देकर एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके वित्तीय सेवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं। अब जैसे सर्टिन है तो सर्टिन ने कुछ बनाया है, तो वित्तीय क्षेत्र के साइबर सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा उपायों की मजबूती को बढ़ाने के लिए CSIRT फिनको 2020 में सर्टिन के तहत एक विशेष इकाई के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। अब कीमतें देख लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या अंतर हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये देख लेते हैं। तो 2022-23 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंबाइंड मुद्रास्फीति 2021 में 5.5% से बढ़कर 6.7% हो गया, ठीक है, वृद्धि। 2021-22 में 6.2%, 2019-22 में 4.8%, 2018-19 में 3.4%, 2017-18 में 3.6% और 2016-17 में 4.5% रही है। तो इसमें ये देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में वृद्धि हुई या कमी हुई या लगातार वृद्धि होती रही है या क्रमानुसार वृद्धि और कमी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डाटा आप निकाल के देख लीजिए। 2022-23 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 2021-22 में 3.8% से बढ़कर 6.6%, 2020-21 में 7.7%, 19-20 में 6.7%, 18-19 में 0.1% और 2017-18 में 1.8% और 16-17 में 4.2% हो गई है। मतलब ऊपर नीचे होती रही है, ठीक है।
अब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम प्रबंधन ढांचा, ठीक है, इस पे 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मतलब ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है या कुछ ऐसे ही करके क्वेश्चन था। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, इसमें यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों में मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मध्यम अवधि के व्यय फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ठीक है। फिर देखते हैं वित्तीय स्थिरता विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय स्थापित करने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की स्थापना शीर्ष स्तर के मंच के रूप में 2010 में की गई थी। आगे देखते हैं सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी। बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को मुख्य रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। और भारत में कौन कौन से मॉडल हैं पीपीपी के, ये हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, रिहेबिलिटेट ऑपरेट ट्रांसफर, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और टोल ऑपरेट ट्रांसफर। अब इसमें क्या क्या होता है ये आप अपने नोट से या जो भी आप बुक पढ़ते हैं वहाँ से जरूर देख लीजिए, ठीक है। बीओटी मॉडल में दो प्रकार शामिल हैं, बीओटी टोल और बीओटी एन्युटी। प्रत्येक यातायात जोखिम के आवंटन का निर्धारण करता है जिसे क्रमशः रियायतग्राही या सार्वजनिक प्राधिकरण वहन करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आर्थिक रूप से वांछनीय लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डीईईए ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2006 में व्यवहार्यता गैप फंडिंग वीजीएफ योजना शुरू की, ठीक है। अब वीजीएफ योजना क्या है ये देख लीजिए। इस योजना के तहत आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं को वीजीएफ अनुदान के रूप में पूंजीगत व्यय कैपेक्स का 40% तक प्राप्त हो सकता है, जिसमें सामाजिक क्षेत्रों के लिए उच्चतर प्रावधान भी शामिल हैं। अब आगे इसमें दिया है कि इसमें दो श्रेणियां हैं, उप योजना 1 और उप योजना 2। इसमें सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को वीजीएफ प्राप्त होता है, जिसमें पूर्व में क्या क्या शामिल था, अपशिष्ट जल शोधन, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत सरकार कैपेक्स का अधिकतम 30% प्रदान करती है और अतिरिक्त जो 30% का योगदान है वो राज्य सरकार कर सकती है। उप योजना 2 में क्या था, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में प्रदर्शन पायलट परियोजनाओं की सहायता करती है, जिसमें भारत सरकार पहले 5 वर्षों के लिए कैपेक्स का 40% और ओपेक्स का 25% प्रदान करती है, ठीक है। अब एक और स्कीम है वो भी देख लेते हैं कि सरकार ने नवंबर 2022 में वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 के लिए 150 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम पेश की। इस योजना का उद्देश्य बैंक योग्य और व्यवहार पीपीपी परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर परियोजना प्रायोजक अधिकारियों को धन प्रदान करने के पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास खर्चों में सहायता करना है, ठीक है। अब इसमें और क्या है, किसी भी कर निहितार्थ सहित प्रस्ताव के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त किया जा सकता है और 5 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग आवश्यकताओं को परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा सकता है। मतलब सर 5 करोड़ रुपए वित्त पोषण मिल सकता है, बाकी का जो पैसा लगेगा वो जो अथॉरिटी होगी काम पूरा करने वाली वो पूरा करेगी। आईआईपीडीएफ के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि की कोई वसूली नहीं की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जो वित्त पोषण मतलब जो दिया जाएगा पैसा उसकी वसूली नहीं की जाएगी, ठीक है। अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। वित्त वर्ष 2020-25 से 4 साल की अवधि में एनएमपी के तहत अनुमानित कुल मुद्रीकरण क्षमता 6 लाख करोड़ रुपए है। मुद्रीकरण प्रक्रिया में निजी संस्थाओं को सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों का सीमित अवधि का लाइसेंस पट्टा देना शामिल है, जिसमें प्राप्त धन को नए बुनियादी ढांचे या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों में पुनर्निवेशित किया जाएगा। एनएमपी में 12 से अधिक मंत्रालयों विभागों में 20 से अधिक परिसंपत्ति वर्ग शामिल हैं, जिनमें सड़कों और रेलवे का योगदान कुल मूल्य का लगभग 52% है, ठीक है। किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, सड़क और रेलवे। वित्त वर्ष 2022 में 0.9 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के मुकाबले सड़क, बिजली, कोयला और खदानों में 0.97 लाख करोड़ रुपए हासिल किए गए, ठीक है। अब राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन देख लेते हैं। तो एनआईपी की शुरुआत सरकार द्वारा दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया। एनआईपी 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्राथमिक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। कितना, 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली, ठीक है। राष्ट्रीय रसद नीति। वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य भारत की लॉजिस्टिक लागत को कम करना है, जो वर्तमान में 8% के वैश्विक बेंचमार्क के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद का 14 से 18% है। जो बेंचमार्क है मतलब ग्लोबल लेवल पे वो 8% है, जबकि भारत का जीडीपी का कितना है, 14 से 18%, ठीक है। तो उसको कम करना है, इसीलिए जो ये पॉलिसी में सुधार किए जा रहे हैं। तो एनएलपी का दृष्टिकोण क्या है कि 2030 तक तकनीकी रूप से सक्षम, लागत कुशल और टिकाऊ लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है और नीति को डिजिटल सिस्टम, मानकीकरण, मानव संसाधनों, राज्य की भागीदारी और लॉजिस्टिक पार्क विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक लॉजिस्टिक कार्यवाही योजना के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। फिर पीएम गति शक्ति देख लेते हैं। एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य एकीकृत बुनियादी ढांचा परियोजना बनाना है। यह वास्तविक समय की योजना है और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए व्यापक डेटाबेस बनाया गया है, ठीक है। यह योजना 7 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। कितने सेक्टर हैं, 7, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के साथ संरेखित हैं और उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक तालमेल पर जोर देती है। इसका लक्ष्य कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना और परियोजना को पूरा करने में बाधाओं को कम करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं बुनियादी ढांचा ऋण निधि। तो बुनियादी ढांचा ऋण निधि को विशेष रूप से बुनियादी ढांचा बनाने वाली कंपनियों के मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने और ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को उधार देने के लिए बैंकों के लिए नए हेडरूम बनाने के लिए उपकरणों के रूप में बनाया गया था। अब ग्रीन फील्ड क्या होती है, जो योजना शुरू की जा रही है, ठीक है, जो नई नवेली है। और ब्राउन फील्ड क्या होती है, जो शुरू हो चुकी हैं उनमें निवेश करना, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्त पोषण के साधन के रूप में अवधारणाबद्ध किया। यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत ट्रस्ट के रूप में स्थापित किए गए और सेबी के दिशा निर्देश 2014 के अनुसार सेबी के साथ पंजीकृत हैं। ठीक है। रिट और इसमें बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट के प्रमुख उद्देश्य नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्निवेश के लिए वर्तमान डेवलपर पूंजी को मुक्त करना, भारतीय बुनियादी ढांचों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त को आकर्षित करना, परिचालन परियोजनाओं के लिए व्यापक और दीर्घकालिक पुनर्वित्त और घरेलू और विदेशी दोनों संस्थागत निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचे की संपत्ति का जोखिम पोर्टफोलियो तैयार करना। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट की तरह सेबी द्वारा विनियमित व्यावसायिक ट्रस्ट है, मतलब दोनों जो है वो सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इनके लिए अचल संपत्ति ज्यादातर पूर्ण और किराया देने वाली रखना अनिवार्य है। ठीक है। और वर्तमान में 3 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं जो सेबी के साथ पंजीकृत हैं और बाजार में काम कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड भारत सरकार द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए भारत जापान फंड एक सहयोगी निवेश मंच है और यह उन विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और विविध क्षेत्रों में निवेश के साथ धन का प्रबंधन करता है जो आकर्षक जोखिम समायोजित रिटर्न उत्पन्न करती है। ठीक है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा पेशेवर रूप से प्रबंधित व्यावसायिक रूप से संचालित कोष प्रबंधन के उद्देश्य के साथ की गई थी जो देश में इक्विटी निवेश में कमी का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर सके। आगे देखते हैं। अब G20 इसमें तो अपन पढ़ ही चुके हैं, तो आगे देख लेते हैं। अब ब्रिक्स। ठीक है। G20 वर्षों के दौरान ब्रिक्स सहयोग के प्रमुख परिणामों का उल्लेख नए विकास एनडीबी के विकास के द्वार के माध्यम से किया गया है और फोर्टालेजा घोषणा करके इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है जो 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स नेता शिखर सम्मेलन के दौरान किन राज्यों को आमंत्रित किया गया है, तो वो देख लीजिए। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियां और फ्रेमवर्क। तो 1991 में शुरू किए गए व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम के रूप में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियां हुई हैं। अब उसमें आगे क्या हुआ ये देख लेते हैं कि BIT अनिवार्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करते हुए सभी मामलों में समाधान के न्यूनतम मानक और भेदभाव न करने का आश्वासन देकर निवेशकों की सुविधा के स्तर और उनके विश्वास को बढ़ाता है। ठीक है। अब UNDP तो संयुक्त राष्ट्र में विकास सहयोग का सबसे बड़ा चैनल है। UNDP का समग्र मिशन गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता के साथ सतत मानव विकास में क्षमता विकास के माध्यम से देशों की सहायता करना है। UNDP को मुद्रा विभिन्न देशों द्वारा स्वैच्छिक योगदान से प्राप्त होती है। ठीक है। UNDP में भारत का वार्षिक योगदान 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो कि विकासशील देशों में सबसे अधिक है। ये लाइन देख लीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं। द्विपक्षीय सहयोग आर्थिक मामलों का विभाग G8 देशों कौन कौन से हैं G8 में? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा तथा रूसी संघ के साथ साथ यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता भी संभालता है। और 2005 में एक दिशा निर्देश जो जारी हुए कि द्विपक्षीय विकास सहायता सभी G8 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और सोवियत संघ के साथ साथ यूरोपीय यूनियन से भी स्वीकार की जा सकती है। ठीक है। G8 के बाहर यूरोपीय यूनियन के देश भी भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर सकते हैं बशर्ते वे न्यूनतम 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक विकास सहायता प्रदान करें। ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देख लेते हैं। तो भारत जो है वो IMF का संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में इसके 188 देश हैं और IMF में भारत के क्षेत्र में 3 अन्य देश और आते हैं, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, तो इसको आप देख लीजिए कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जो है वो भारत के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। IMF में। अब IBRD देख लेते हैं। तो भारत पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD का संस्थापक सदस्य है जिसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के साथ विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। IBRD में 189 सदस्य देश हैं। यह मध्यम आय और क्रेडिट योग्य निम्न आय वाले देशों को ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन उत्पाद और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है। IDA के 173 सदस्य देश हैं और यह दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, असमानताओं को कम करते हैं और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार करते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA और IFC, इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो आइए देख लेते हैं। तो IFC और MIGA प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC से संबंधित सभी पहलुओं सहित जिम्मेदारियों की विस्तृत श्रृंखला की देखरेख करता है। यह बोर्ड विचार विमर्श में विश्व बैंक के IFC मामलों से संबंधित कार्यकारी निर्देशक के कार्यालय के साथ संचार और सलाह का प्रबंधन करता है। ठीक है। यह टीबी, मलेरिया और HIV एड्स, GAVI, GFDRR और GDN के लिए GFATM अनुदान से संबंधित नीतिगत मुद्दों को भी संबोधित करता है। यह विश्व स्तर पर भारतीय निवेश, प्रौद्योगिकी और कौशल को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थानों का लाभ उठाता है। साथ ही इनके भीतर भारतीय कर्मचारियों को भी बढ़ावा देता है। NDB
एनडीबी जो है ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बुनियादी ढांचे और सतत विकास पहल को बढ़ावा देने दृष्टिकोण से की गई। एनडीबी के जो संस्थापक सदस्य हैं वो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका प्रारंभिक योगदान के रूप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पूंजी लाए। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये संघाई में है। इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। भारत और अन्य 4 संस्थापक सदस्यों की बैंक में समान हिस्सेदारी है। कितनी है? प्रत्येक सदस्य की 20%। और भारत परिवहन, स्वास्थ्य, जल और वित्तीय क्षेत्रों में बैंक के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है। मतलब इस सेक्टर में उसको सबसे ज्यादा कर्ज मिला है, परिवहन, स्वास्थ्य, जल और वित्तीय क्षेत्र। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और भारत भी जो है इसका संस्थापक सदस्य है और दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है। ठीक है। और AIB की बीजिंग में स्थापना है तो भारत और 20 अन्य देशों ने अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 2016 में AIIB बनी और एनडीबी भी 2016 में। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFD की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशेष एजेंसी के रूप में की गई। यह रोम में स्थित है जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि केंद्र है, FAO। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ऐसा एकमात्र विशिष्ट वैश्विक विकास संगठन है जो विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और खाद्य प्रणालियों को बदलने पर केंद्रित और समर्पित है। IFD के 177 सदस्य देश हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसका प्रमुख योगदान करता है। ठीक है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख मिटाने के लिए समर्पित है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये साझा वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के उपायों के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त अनुदान और रियायती कोष प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। अब ये किसे किसे जो है पैसा देता है ये हम देख लेते हैं। देखिए ये देता है CBD को, जैविक विविधता पर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को, POP को, ठीक है, स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन, बंजर से मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और मरकरी मीना माता सम्मेलन के लिए वित्त पोषक तंत्र के रूप में और ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में भी मदद करता है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक देख लेते हैं। तो इसका नाम एशियाई है मतलब, लेकिन ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास की कल्पना करता है। ठीक है, केवल एशिया का नहीं। और 49 क्षेत्रीय और 19 गैर क्षेत्रीय सदस्यों सहित इसके 68 सदस्य हैं, 68। और बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। और फिर आगे देख लेते हैं EBRD, तो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और EBRD क्या करता है? ये यूरोप से लेकर मध्य एशिया और दक्षिण और पूर्वी भूमध्य सागर 30 से अधिक देशों में काम करता है। मतलब इसका ये क्षेत्र है। ठीक है। फिर मुद्रा एवं सिक्कों में एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसको देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2006 में इसका गठन हुआ था। यह सिक्योरिटी पेपर के निर्माण, सिक्कों की ढलाई, मुद्रा और बैंक नोट, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट और यात्रा दस्तावेज आदि के मुद्रण में लगा हुआ है। जो डाक टिकट जारी होते हैं उनका भी मुद्रण यही करता है। और कंपनी RBI को मुद्रा, बैंक नोट एवं सिक्के, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टाम्प पेपर, डाक विभाग को डाक स्टेशनरी एवं टिकट, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट, वीजा, स्टिकर एवं यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेज की भी आपूर्ति यही करता है। अन्य उत्पादों में स्मारक सिक्के, मतलब वो जो सिक्के जारी किए जाते हैं ना कि 100 रुपए और वो वाले, तो ये MICR एवं नॉन MICR चेक भी ये जारी करता है। ठीक है। इनका भी मुद्रण करता है। अब आगे व्यय विभाग देख लेते हैं। तो व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाला नोडल विभाग है। यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन, ऑडिट, टिप्पणियों, अवलोकनों की मॉनिटरिंग, केंद्र सरकार के खातों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। अब भारत कोष पोर्टल, तो ये नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल का नया नाम भारत कोष है, जिसका उद्देश्य नागरिकों, कॉर्पोरेट संस्थानों, अन्य प्रयोगकर्ताओं को एकल खिड़की पर भारत सरकार को दिए गैर कर पावतियों को जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना है। यह 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस पोर्टल में ऑनलाइन यूजर इंटरफेस, पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर पर भुगतान और सरकारी विभाग मंत्रालय द्वारा पावतियों का लेखा जोखा सहित गैर कर पावतियों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के अंत से अंत समाधान की सुविधा है। ठीक है। ई बिल, और फिर ये आ जाते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए SNA मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लीजिए। SNA मॉडल और CNA मॉडल दिया हुआ है। तो व्यय विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संशोधित वित्त पोषण दृष्टिकोण के रूप में 2021 में एकल नोडल एजेंसी मॉडल प्रस्तुत किया, SNA। ठीक है। इस मॉडल का उद्देश्य निधि आवंटन को सुव्यवस्थित करना और भारत की समेकित निधि के बाहर बेहिसाब प्रवाह को रोकना है। SNA मॉडल के तहत क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित खाता खोला जाता है, जिसमें खातों की संख्या 18 से घटकर 3200 हो गई है, मतलब ये कम हुए हैं। ठीक है। यह प्रणाली केंद्रीय और केंद्रीय बैंक तथा राज्य के शेयर के लिए अलग अलग खाता प्रस्तुत करती है और फंड रिलीज की प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। अब CNA मॉडल देख लेते हैं। तो 2022 में ही CNA मॉडल व्यय विभाग द्वारा आया और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के समेकित कोष के बाहर बेहिसाब प्रवाह को कम करना और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए धन प्रवाह निरीक्षण को बढ़ाना। इसमें दो दृष्टिकोण हैं। एक है 500 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली योजनाओं पर लागू है, और दूसरा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक में एक असाइनमेंट खाते के साथ एक केंद्रीय नोडल एजेंसी भी शामिल है। RBI के साथ एक नोडल एजेंसी भी इसमें शामिल है। और दूसरा क्या है, 2500 करोड़ रुपए से कम की योजनाओं या राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित एकल बैंक खाते के साथ एकल CNA की नियोजन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। फिर देख लेते हैं वैकल्पिक फंडिंग मॉडल क्या है। CSS के तहत धन प्रवाह के लिए एक वैकल्पिक मॉडल, जिसे SNA TSA मॉडल, मतलब दोनों का मिक्सचर आ गया है। ठीक है। ये विकसित किया जा रहा है ताकि समय पर धन जारी किया जा सके। यह मॉडल
IFMS राज्य IFMIS और RBI के ई-कुबेर को एकीकृत करता है, जिसमें लाभार्थियों और विक्रेताओं को भारत के समेकित कोष और राज्य के समेकित कोष से सीधे धन जारी किया जाता है। ठीक है। इस CSS के लिए वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र के लिए पायलट परियोजनाएं कहाँ-कहाँ जारी की गई, किन राज्यों में? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक में ऑलरेडी चल रही हैं, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण जैसी योजनाओं पर केंद्रित हैं। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है महालेखा प्रबंधक। तो महालेखा नियंत्रक ये CGA का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, देनदारियों और विभिन्न राजकोषीय सूचकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर वार्षिक विनियोग लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की स्थापना 1990 में पेंशनधारियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि के लेखा एवं भुगतान के लिए की गई। CPAO महालेखा नियंत्रक कार्यालय वित्त मंत्रालय के अधीन एक सहायक कार्यालय है। यह अधिकृत बैंकों के जरिए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग क्या करता है? यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी राजस्व मामलों का देखता है। यह विभाग केंद्रीय बिक्री कर, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य संबंधित राजकोषीय विधियों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियामक उपायों को लागू करने तथा प्रशासन संबंधी कार्य करता है। यह विभाग अफीम के उत्पादन और उसके उत्पादों के निष्पादन पर भी नियंत्रण रखता है। अब देख लेते हैं भारतीय स्टाम्प अधिनियम। तो स्टाम्प शुल्क से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। अनुच्छेद 246 कहता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 91 में निर्धारित दस्तावेजों पर, जैसे विनिमय के बिलों, चेकों, प्रतिज्ञा पत्रों, लदान पत्रों, साख पत्रों, बीमा की पॉलिसियों, शेयरों के अंतरण, ऋण पत्रों, प्रॉक्सी और प्राप्तियों, संघ द्वारा स्टाम्प शुल्क लिए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 268 के तहत हर राज्य जिनमें ये वसूले जाते हैं, प्राप्तियों को जमा कर अपने पास रखा जाता है। और कहाँ? जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ ये प्राप्तियां भारत के समेकित कोष का अंश होती हैं। वर्तमान में चेकों को छोड़कर इन सभी दस्तावेजों पर शुल्क लिया जाता है। लेकिन उपरोक्त में जितना मतलब ऊपर वर्णित है वो अलग हो गया, संघ द्वारा स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। उसके अलावा जो है अन्य पर स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा लिया जाएगा? राज्यों द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में वर्णित प्रविष्टि 63 के आधार पर लगाया और संग्रहित किया जाता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के क्रियान्वयन के उत्तरदायी वाला शीर्ष निकाय है। ठीक है। और फिर प्रत्यक्ष कर संग्रहण। तो भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत वृद्धि दिखा रहे हैं, जिसमें अस्थायी आंकड़े 20.66% की एक ठोस वृद्धि को दर्शाता है, जो सकल संग्रह 17 दिसंबर 2023 तक में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में, ठीक है, पिछले वर्ष से मतलब वृद्धि हुई है। एक्चुअली ये जनवरी से दिसंबर तक का डेटा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 17 दिसंबर 2023 से दिखाया गया। ठीक है। राजस्व संग्रह। तो भारत सरकार को इतना इतना पैसा प्राप्त हुआ है, ये डेटा लिखा हुआ है। कर राजस्व मिला है इतने करोड़ रुपए और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां इतने, और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण की वसूली सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो क्या सबसे ज्यादा मिला है? कर राजस्व सबसे ज्यादा मिला है और गैर कर राजस्व उससे कम है। ठीक है। लाभांश वितरण IFSC हमने पढ़ लिया, व्यक्तिगत आयकर दरें। और अब आगे देख लेते हैं उदारीकृत रेमिटेंस योजना और विदेशी टूर पैकेज की खरीद पर TCS, इसमें अभी सुधार हुआ है। तो उदारीकृत रेमिटेंस योजना के तहत रेमिटेंस के लिए धारा 206 ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि पहले 7 लाख रुपए के रेमिटेंस पर कोई TCS नहीं होगा। ठीक है। अक्टूबर 2023 से विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज पर पहले 7 लाख रुपए के खर्च पर 5% की दर से TCS लागू होगा, और जब 7 लाख से अधिक हो जाएगा तो 7 लाख रुपए से अधिक खर्च पर 20% तक बढ़ जाएगा। ठीक। अब है ई-सत्यापन योजना। तो यह स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करती है और पारदर्शी और गैर हस्तक्षेपकारी कर प्रशासन की सुविधा प्रदान करती है। अब पैन आवेदन फॉर्म में आधार और आधार लिंकिंग, तो ये तो आपको पता है कि इस बार हो रहा था। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है कि पैन को आधार संख्या के साथ लिंक करने की समय सीमा जून 2023 में समाप्त हो गई। आधार से लिंक नहीं किया गया पैन तो निष्क्रिय हो जाएगा। यह स्पष्ट लेकिन कर दिया गया कि निष्क्रिय पैन जो है वो एक निष्क्रिय पैन नहीं है। कोई भी आयकर रिटर्न ITR दाखिल कर सकता है भले ही पैन निष्क्रिय हो गया हो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखते हैं। आगे आ जाते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर सीमा शुल्क बोर्ड। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर व एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने और उनका संग्रह करने, तस्करी रोकने और सीमा शुल्क की व्यवस्था से संबंधित नीति बनाने का है। ठीक है। GST हम पढ़ चुके हैं। GST में वृद्धि हो रही है, 12% की मजबूत वार्षिक वृद्धि देखी गई है। अब आगे देख लेते हैं राजस्व खुफिया निदेशालय। ठीक है। DRI। तो DRI के कर्तव्यों का चार्टर तस्करी के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है, जैसे कि प्रतिबंधित सामान, मादक पदार्थ, अधोमूल्यांकन आदि के बारे में भारत और विदेश में स्रोतों के माध्यम से गुप्त स्रोतों सहित। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, वो आप सब जानते ही हैं। तो ED की स्थापना कब हुई थी? 1956 में नई दिल्ली में की गई थी, ताकि विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947 के प्रावधानों का प्रवर्तन किया जा सके। फिर क्या हुआ? FIRA 1947 को 1973 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। उसके बाद FIRA को 2000 में निरस्त कर दिया गया और विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। किसको? FIRA को। ठीक है।
इसके बाद निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो 2005 में लागू हुआ। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय 3 कानूनों का प्रवर्तन करता है। किसका? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा का, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम 2002 पीएमएलए और भगोड़े आर्थिक अपराधियों अधिनियम 2018 के अलावा एफआईआरए के तहत शुरू किए गए शेष कार्यों का भी ध्यान रखता है। निदेशालय जो है वो फेमा के तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित उल्लंघनों की जांच विशिष्ट सूचना जानकारी के आधार पर आरंभ करता है और फेमा के तहत उचित कार्रवाई करता है। यदि निर्णयन प्राधिकरण द्वारा निर्णयन पर आरोप सही पाया जाता है, तो उक्त प्राधिकरण द्वारा कहे गए उल्लंघन में शामिल राशि के 3 गुना के अधिकतम दंड लगाया जा सकता है, ठीक है? और जो राशि है उसका भी जब्ती का आदेश दिया जा सकता है। अन्य कई देशों के विपरीत भारत में ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करने का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों एलईए को, जिन्हें एक प्रारंभिक अपराध की जांच करने की जिम्मेदारी है, जिसमें राज्य पुलिस प्राधिकरण भी शामिल है। अब देख लेते हैं, यदि यह है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत, तो इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है जो आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ चुके हैं या जो विदेश में होने के बावजूद भारत लौटकर आपराधिक अभियोजन का सामना करने से इनकार करते हैं, जब आर्थिक अपराध में शामिल कुल राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक हो। मतलब 100 करोड़ रुपए से अधिक हो तब ये वाला प्रावधान है। और विजय माल्या वाला आप देखते एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अब इसके अलावा प्रवर्तन ने भगोड़े आर्थिक अपराधी वाला है, तो इसमें भी यही दिया है कि एफआईओ उन उपायों के लिए प्रावधान करता है जो भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोक लेते हैं। अब इसमें क्या है, जो भारत छोड़ चुके हैं, विदेश में होने के बावजूद भारत लौटकर वो मुकदमे का सामना नहीं करना चाह रहे हैं और उनकी कुल राशि जो है वो 100 करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है? वित्तीय आसूचना इकाई भारत। तो वित्तीय आसूचना इकाई भारत संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रोसेसिंग, विश्लेषण करने और प्रसार हेतु केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 2004 में अवैध धन को वैध बनाने, संबंधित अपराधों और आतंकवादियों के वित्त पोषण का सामना करने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय क्षेत्रीय भूमंडलीय नेटवर्क हेतु की गई थी। ये स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री के नेतृत्व वाले आर्थिक आसूचना परिषद को रिपोर्ट करता है, ठीक है? किसको रिपोर्ट करता है? वित्त मंत्री के नेतृत्व वाला आर्थिक आसूचना परिषद। एफआईयू-आईएनडी के मुख्य कार्यों में घरेलू सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आउटरीच, अनुरोध करने एवं फीडबैक देने सहित फाइलिंग, विश्लेषण और सूचना के प्रसार हेतु पूरा समाधान देते हुए सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म का अनुपालन और प्रशासन शामिल है। तो आप लगातार इंडिया ईयरबुक के साथ जुड़े रहिए और इसको शेयर करते रहिए। आगे हम कल नया चैप्टर कवर करेंगे। धन्यवाद।